वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था अपने गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रोल एक्ट और खिलाफत पढ़ेंगे हम, खिलाफत, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, ये सब हम आज पढ़ेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो पेशेंस बना के रखिएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट किए, पेन पेपर उठा लीजिए। रोल एक्ट 1919 काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। इट वॉज एक्सटेंशन टू डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट। ये किसका एक्सटेंशन माना जाता है ना? ये माना जाता है डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट आया था 1915 में, उसका एक्सटेंशन, उसका एक बड़ा रूप माना जाता है रोल एक्ट। इट वॉज पास इन मार्च 1919 में इसको पास किया गया था। ऑफिशियली इट वॉज कॉल्ड एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ऑफिशियली इसका नेम क्या था? एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। किसके बेस पे बना था? बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन मेड बाय रोल एक्ट कमीशन। रोल एक्ट नाम का कमिश्नर था, उसने इसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया, सर सिडनी रोलेट, टू इन्वेस्टिगेट सेडेटियस कॉन्स्पिरेसी ऑफ इंडियन पीपल। ठीक है। ऑल इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वोटेड अगेंस्ट बिल। जितने भी इंडियन मेंबर्स थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्होंने इस बिल के अगेंस्ट वोट किया गया। जिन्ना, मालवीय एंड मजहर यूआई हक रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, पर उन्होंने रिजाइन कर दिया था प्रोटेस्ट में भाग लेने से इन लोगों ने। ठीक है। अब क्या होता है फिर? इसके एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजन है, काफी इंपॉर्टेंट है। पुलिस टू सर्च अ प्लेस विदाउट वारंट। पुलिस कहीं भी आ जा सकती है, कोई भी प्लेस सर्च कर सकती है, बिना कोई वारंट दिए, बिना कोई बताए कि हम आएंगे, कुछ भी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी वो आपको। गवर्नमेंट कुड इम्प्रिजन एनी पर्सन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years जस्ट ऑन सस्पेक्शन ऑफ टेररिज्म विदाउट ट्रायल, देयर विल बी नो अपील। और गवर्नमेंट किसी को भी जिसपे भी हल्का सा भी शक हुआ उसको 2 साल के तक के लिए जेल डाल सकती है। कोई भी उससे पूछताछ नहीं होगी, मतलब बस शक होना चाहिए, और कोई भी अपील नहीं की जाएगी, कोई भी उसके खिलाफ केस नहीं लड़ सकता है। पब्लिक गैदरिंग्स पे बैन कर दी, चाहे वो किसी भी टाइप की, रिलीजियस, पॉलिटिकल, चाहे किसी भी टाइप की हो। इट मीन्स देयर वर नो राइट्स टू पीसफुल प्रोटेस्ट, और इवन पीसफुल प्रोटेस्ट के भी राइट नहीं थे, अधिकार खो दिए थे। तो इस एक्ट के अंदर उन्होंने ये चीजें बोली थी। और इंडियंस की एक्सपेक्टेशंस क्या थी इस एक्ट से? उनको लगा था कि हम सेल्फ रूल कर पाएंगे, बट उनको क्या मिला? मोनफोर्ड रिफॉर्म से मिल गया, वो ही बहुत कम स्कोप था। और क्या हुआ? रोल एक्ट आ गया। तो इंडियंस को बहुत बिट्रे महसूस हो रहा था, है ना? ठीक है। अब क्या हुआ फिर? गांधी जी ने रोल एक्ट को क्या बोला? ब्लैक एक्ट बोला। क्या बोला? ब्लैक एक्ट। ही कॉल फॉर मास प्रोटेस्ट। उन्होंने लोगों को किसके बुलाया? मास में प्रोटेस्ट करने के लिए, काफी ज्यादा नंबर में प्रोटेस्ट करने के लिए। उन्होंने सत्याग्रह सभा को ऑर्गेनाइज किया एंड फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट चूजन इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ नेशनल वाइड हड़ताल अकम्पनीड बाय फास्टिंग एंड प्रेयर। नेशनल वाइड हड़ताल होगी, स्ट्राइक होगी, और उसके बाद क्या करेंगे? फास्टिंग करेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। एंटी ब्रिटिश डेमोस्ट्रेशन इन कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली एंड अहमदाबाद। एंटी ब्रिटिश डेमोस्ट्रेशन सेटअप किया गया कहाँ का? कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली एंड हैदराबाद में। पंजाब में सिचुएशन बहुत बेकार हो चुकी थी। फोर्सफुली रिक्रूटमेंट एंड रेवेजेस ऑफ डिजीज दैट आर्मी हैड टू बी कॉल्ड इन। ठीक है। पंजाब में सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो उस टाइम पे उनको आर्मी बुलानी पड़ेगी थी, डिजीज वगैरह फैल गए थे। रोलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल को स्टार्ट किया गया था। ये भी एक नॉन वायलेंस की तरह ही ट्रीट किया था, रोलेट सत्याग्रह। ठीक है। फिर देखिए क्या होता है। पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सरदार मलिक, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है। सरदार नहीं, सत्यपाल मलिक को 9 अप्रैल को अरेस्ट कर लिया गया था। अब 11 अप्रैल को क्या हुआ था? मार्शल लॉ लगाया था, और जिसमें लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि लोगों के पास तक बात जा पहुंचे। 1919 में जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था ना, वो इसी का ही कारण है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस आते हैं। अब इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया ब्रिटिश ने। अरे भाई, तुमने जब मार्शल लॉ लगाया तो जनता तक पहुंचाओ तो सही, तुम्हें यहाँ पे इकट्ठा नहीं होना, तुम्हें यहाँ भीड़ नहीं जमानी, जो भी तुमने लगाया है। बट उनकी क्या हुआ? कुछ लोगों को पता था और मोस्टली लोगों को नहीं पता था। 13 अप्रैल 1919 में पीपल अमृतसर में गैदर्ड हुए थे, वो अपनी ही बात करने के लिए, कैसे क्या करना है उसके लिए, ठीक है, इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग के अंदर। अब क्या हुआ था उसमें कि वो आए, कमिश्नर्स आए, और उनमें मेन कमिश्नर कौन था? हंटर कमीशन में जो लोग थे वो सारे आए। ठीक है। और क्या? फायरिंग स्टार्ट कर दी, लोगों को गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी, और उस टाइम पे बहुत लोगों की जान गई थी। तो ये था हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इंग्लिश रिवोल्यूशनरी क्या बोला था? मैनेस्टिकल शेरवुड एंड शी वॉज अटैक वाइल शी वॉज साइक्लिंग। ठीक है।
जो मार्शेला शेरवुड थी उनको, उनके ऊपर भी अटैक हुआ था। कब? जब वो साइकिल चला रही थी। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बाद क्या आता है? हंटर कमीशन बनता है। हंटर कमीशन के अंदर 7 मेंबर होते हैं, जिसमें से 4 थे इंग्लिश, हंटर, राइस, रैंकिंग्स, बैरोज, और जो 3 थे वो थे हिंदी मीन्स इंडियंस, चिमनलाल, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। तो ये हंटर कमीशन आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जो जनरल डायर थे, आप सबको पता है उनकी कमांड पे लोगों ने फायरिंग करी थी, मतलब जो भी उनके साथ आर्मी थे। फिर क्या हुआ? जनरल डायर को अपीयर्ड बिफोर कमीशन ऑन 19 नवंबर। रिपोर्ट कमेंट दैट एक्शन ऑफ डायर एज इट स्टेटेड एट लैक ऑफ नोटिस टू डिस्पर्स फ्रॉम बाग वाज एन एरर। सबसे बड़ी कारण क्या था? लोगों को नोटिस नहीं था कि वो वहां से भाग जाए। द लेंथ ऑफ फायरिंग वाज ग्रेव एरर। और कितनी फायरिंग करी इन्होंने? 1650 राउंड चलाए, जो कि जरूरत भी नहीं थी। देयर वाज नो कॉन्स्पिरेसीज टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल इन पंजाब। और कोई भी ऐसी टेक्निक, कोई भी कुछ रूल, कुछ भी नहीं था कि पंजाब में से ब्रिटिश को बाहर निकाल सके। द प्रोक्लेमेशन बैनिंग द मीटिंग्स को बैन कर दिया गया था। डायर एक्शन वर इनह्यूमन एंड अन ब्रिटिश। इनह्यूमन था मतलब एकदम इसे इंसान जानवरों की तरह भी बिहेव नहीं करता, जैसा कि डायर ने उस टाइम उन लोगों के साथ बिहेव किया था। बट स्टिल उसके ऊपर कोई पेनल्टीज कुछ भी नहीं लगाया गया, ना कोई जेल हुई, ना कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं लगाया गया। उसको क्या किया गया था? हाउस ऑफ कॉमन्स कमांडेड एक्शन ऑफ डायर। He was found guilty and relieved of his command। उसको बस उस जॉब से निकाल दिया गया 1920 में मार्च में लोगों को दिखाने के लिए। और बाद में कहाँ बुला लिया गया उसको? बाद में दोबारा इंग्लैंड बुला लिया गया था, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्रेयर द एक्शन ऑफ डायर एंड पास अ मोशन इन हिज सपोर्ट। और इसको सपोर्ट ही मिल रहा था डायर को, ठीक है। रुडियार्ड किपलिंग हैड डोनेटेड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी इन सपोर्ट ऑफ डायर। जो रुडियार्ड थे उन्होंने बहुत ज्यादा अमाउंट का पैसा डायर को दिया था ताकि उनको सपोर्ट मिल सके, उनको कोई दिक्कत ना आ सके। और उन्होंने क्या कोट बोला था? वी हैड इंडियंस बाय फोर्स, अनडाउटली बाय फोर्स। मतलब हमारे पास इंडियंस हैं, इंडिया है बाय फोर्स, हमारे बल पे, हमारी ताकत पे, अनडाउटली कोई डाउट नहीं है, बाय फोर्स हमारे पास ही रहेगा। अब देखिए सबसे बड़ी गलती किसने करी? इवन द क्लर्जी ऑफ गोल्डन टेम्पल ओनर डायर। अब जब इतना बड़ा तुमने काम कर ही दिया था, इतना बेकार, इतने लोगों की मृत्यु हुई है ना, उस टाइम पे भी गोल्डन टेम्पल के जो क्लर्जी थे उन्होंने उसको बहुत इज्जत दी और उसको सिख डिक्लेयर कर दिया गया और उनको क्या बना दिया? फिर यही एक कारण था जो बाद में जाके क्या बना? गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट लेटर, ठीक है। उनको उधर सिख घोषित कर दिया गया था कि ये भी अब सिख हैं और उनको काफी इज्जत थी। बाद में जाके यही क्या बन गया था? गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट बन गया था, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर होती है, देखो अब ये हम देखते हैं इसमें इस टाइम पे वर्ल्ड में क्या चल रहा था। ट्रीटी ऑफ सैवरिस है ना, विद ऑटोमन एम्पायर के साथ होती है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ऑटोमन विल बी डिसइंटीग्रेटेड। ऑटोमन को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा, भागों में बांट दिया जाएगा। ड्यू टू दिस एंगर सीन इन मुस्लिम। इसके कारण मुस्लिम के अंदर बहुत एंगर था। एंड इट वॉज कंसिडर्ड डिसरिस्पेक्ट नॉट ओनली टू कैलिफ बट ऑल्सो ऑल मुस्लिम। जो कैलिफ थे उनके लीडर्स, जैसे हमारे यहाँ भगवान होते हैं वैसे वहाँ कैलिफ होते हैं, तो वो बोल रहे थे कि ये खाली कैलिफ की ही डिसरिस्पेक्ट नहीं है बल्कि सारे मुस्लिम की। बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? एंगर था, प्लस में सारे मुस्लिम में यूनिटी थी। रीलॉन्च सत्याग्रह ऑन बेसिस ऑफ खिलाफत। खिलाफत की बेसिस में सत्याग्रह को रीलॉन्च करके गया, बट नॉट एवरीबडी लाइक इट। बट सबको इस बात पसंद नहीं आई थी। जिन्ना के अकॉर्डिंग सत्याग्रह को क्या माना जाता है? एनार्की, और वो हमें यूज नहीं करना चाहिए। 2 ग्रुप्स हो गए थे डिवाइड, एक तो जो जिन्ना की तरफ थे, दूसरा जो गांधी की तरफ थे। मोर पीपल विल बी विद महात्मा गांधी एंड जिन्ना नॉट लाइक दिस। ज्यादा से ज्यादा लोग महात्मा गांधी के साथ थे, तो जिन्ना को ये बात पसंद नहीं आई थी। फिर था खिलाफत इशू। इसमें क्या था? ऑटोमन एम्पायर में जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था तो टर्की एलाइड थी जर्मनी के साथ एंड ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट किसके साथ? ब्रिटिश के साथ थी। मुस्लिम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड गोट एंग्री। और पूरे ही ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे ही संसार में मुस्लिम क्या थे? एंग्री थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। फिर आता है हमारा ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। देखिए लखनऊ में मार्च 1919 में हुआ। मौलाना मोहम्मद अली जोहर एंड मौलाना शौकत अली थे इनके लीडर्स। और जो और लीडर्स है वो कौन थे? डॉक्टर मुख्तार और बैरिस्टर जैन मोहम्मद जूनियर और हसरत मोहानी, ये बाकी के और लीडर्स थे, ठीक है। फिर क्या होता है? और थे मौलाना अब्दुल खान और डॉक्टर हकीम। ऑब्जेक्टिव क्या था इनको? टू फोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट टू चेंज इस एटीट्यूड टुवर्ड्स टर्की। टर्की की तरफ जो भी तुम्हारा एटीट्यूड है उसको बदल लीजिए। प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी थे इस टाइम पे। और ऑब्जेक्टिव इज टू सेव इस्लामिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड टू गिव एरिया बैक टू कैलिफ। उनके लीडर को उनका एरिया वापस दिया जाए और इस्लामिक प्लेसेस जहाँ पे वो पूजा करते हैं, मस्जिद वगैरह, उनको सेव करना। ये इस कमेटी की क्या थे? ऑब्जेक्टिव थे। और इनकी डिमांड क्या थी? कैलिफ कंट्रोल ओवर मुस्लिम सैक्रेड प्लेस, ठीक है। और कैलिफ, उसको हम खालिफा भी बोलते हैं, शुड बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरीज। मतलब ये बोलते हैं उनको कम से कम सफिशिएंट टेरिटरीज तो मिलनी चाहिए आफ्टर टेरिटोरियल अरेंजमेंट सो दैट ही इज एबल टू डिफेंड इस्लामिक फेथ।
तो ये दो उनकी डिमांड थी भाई कि कैलिफ को कंट्रोल होना चाहिए ओवर मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस के ऊपर जो भी उनका मस्जिद वगैरह है, और कैलिफ को कम से कम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेरिटरीज मिलनी चाहिए जहाँ की वो मुस्लिम को अपने डिफेंस के फेथ को डिफेंड कर सके। ये दो उनकी डिमांड थी। फिर आता है हमारा ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुआ, दिल्ली में हुआ, नवंबर 1990 में हुआ। स्टॉप ऑल कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट, इन्होंने गवर्नमेंट के साथ जितनी भी कॉपरेशन थी सारी बंद कर दी थी। गांधी जी प्रेसिडेंट थे। He saw in issue a platform from which mass and united non-cooperation could be declared against government। यही इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा जहाँ पे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया मास के अंदर। सो ये था हमारा क्या, हमने पढ़ा कैलिफ के बारे में, खिलाफत कमेटी के बारे में, और हमने पढ़ा था रोलेक्ट एक्ट के बारे में। और जलियांवाला बाग में जब मार्शल लॉ लग गया था बहुत लोग मारे गए थे, पर जनरल डायल को फिर भी गिल्टी नहीं माना गया था, उसको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था। सो गाइज आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं NCM। सो बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।